बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो रीजनल वॉर या हम जिसको कहें कि इकोनॉमिकल वॉरफेयर जिसके रिपरकशंस पूरी दुनिया तक पहुँचे हुए हैं, इसराइल, ईरान और अमेरिका की मैं वॉर की बात कर रहा हूँ, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और जिस तरीके से इस तमाम सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को जिस तरीके से पज़ीर राय मिली है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के एरा के अंदर हमें देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह बयान स्टेटमेंट दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पर उन्होंने सीज़ फायर को बढ़ाया था, और ये कहते हैं कि जो ईरानियन इस वक्त गवर्नमेंट है वो जो है इस वक्त तोड़ फोड़ का शिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक कंक्लूडिंग प्रपोज़ल पर आएँ ताकि हम एक आखिरी दौर मुज़ाकरात के दौर में जाएँ, जिसकी बात अब ये की जा रही है कि फ्राइडे की ये बात की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें हमें बारहा पैराडॉक्स देखने को मिलता है, तज़ाद देखने को मिलता है। अब ये मामला किस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान किस तरीके से कोशिश कर रहा है, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साहब इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पे ईरानियन डेलीगेशन और ईरानियन इन्वॉइस को उनके साथ राब्ते में हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने भी मुलाकात की, जो एम्बेसडर हैं उनके साथ भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। और आज की अगर अहम डेवलपमेंट आपको बताऊँ तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी ईरानियन एम्बेसडर से मुलाकात की है, क्योंकि दूसरी जो मुज़ाकरात की नशिस्त होनी थी उसके अंदर एक रिस्पॉन्स हमें देखने को क्विकली मिला नहीं ईरान की जानिब से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ब्लॉकेट की बात की जा रही थी, अरेबियन सी के अंदर जो ब्लॉकेट किया जा रहा है आबनाए हुर्मुज़ के दूसरी जानिब, तो ये चीज़ अब वाज़े रहे कि जो फील्ड मार्शल साहब के टूर के बाद, ऑफिशियल टूर के बाद जिस तरीके से ईरान ने ये फैसला किया था, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया था, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का और पेंटागन का ये फैसला कि वो ब्लॉकेट मेंटेन रखेंगे, उसके बाद सीज़ फायर तो बढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल नज़र आ नहीं रही। अभी तक सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में एम्बिगुअस और मुबहम है। तो इस हवाले से अब जानते हैं कि मोर ओवर इस पर क्या होने जा रहा है। जो फ्राइडे की बात की जा रही, या कि इस्लामाबाद टॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं, या कि इस्लामाबाद अकॉर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर अल्टीमेट कब ऐसा वक्त आएगा, किन दिनों के अंदर, ये फ्राइडे सैटरडे, ये बहुत सारे क्रिटिक्स या बैनुल अक़वामी जरीदे इस पर कह रहे हैं कि इस पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कोई दूर नहीं है ये मामला। हम देख सकते हैं 2-3 दिनों के अंदर कि वहाँ से ईरान भी आ जाए और ट्रंप वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, ब्लॉकेट ख़त्म कर दे और फिर ये मामला आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको दूसरी जानिब इजराइल का रवैया बताऊँ तो वो रवैया बिल्कुल ही कोई पॉजिटिव नहीं है, और उनका रवैया समझ से बालातर है। जहाँ हम ये कहते हैं कि इस वॉर के अंदर सबसे बड़ा पार्ट इजराइल भी है, और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो दूसरी जानिब लेबनान के सीज़ फायर के हवाले से देखें तो उसकी सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अटमोस्ट और कोर जो है वो रिक्वायरमेंट है सीज फायर के अंदर ईरान की जानिब से कि लेबनान, क्योंकि उनके लेबनान के अंदर खास तौर पे हम हिजबुल्लाह की बात करें या दूसरी जानिब हम हमास की बात करते हैं जो प्रॉक्सीज है ईरान की, उनके ऊपर भी सीज फायर करना, परमानेंट सीज फायर करना एक रिक्वायरमेंट और एक कंडीशन है ईरान की जानिब से, लेकिन उसकी वायलेशन हो रही है। थर्ड वन, आज की एक डेवलपमेंट आई, ब्लूमबर्ग की जानिब से ये खबर चलाई गई कि जी स्टेट ऑफ मलाका की बात की गई कि इनके इंडोनेशिया ने ये दावा किया है कि हम वहाँ से टूल जहाँ वहाँ पर लेंगे। एक अगर जियोग्राफिकली अगर मैप के तहत हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां से दुनिया की ट्रेड होती है, और दुनिया की ट्रेड जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात है या बाबुल मंदब की हम बात करते हैं, हम स्विस कैनाल की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके से तब्दील होता है कि हर कंट्री के करीब तरीन जहां से भी तिजारत हो रही है तो वो टूल जो है वो उनका मुतालबा करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो आने
वाला दौर बड़ा मुश्किल और बड़ा जो है मेरे ख्याल में बड़ा अलार्मिंग होगा सारी वर्ल्ड रिजीम के लिए। इसी हवाले से हम थोड़ी गुफ्तगू करें कि अपकमिंग होने क्या जा रहा है, अभी तक की ज़राए क्या बता रहे हैं, बैनुल अक़वामी जरीदे क्या बता रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट इस हवाले से बताएंगे हमें। मेरे साथ स्टूडियो में मियाँ सैफुर रहमान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब नज़ीर हुसैन साहब वाया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने साबिक सफ़ीर है और इस हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और इस वॉर पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। तीनों मेहमानों को वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। आपकी मियाँ साहब इजाज़त से मैं ज़रा अब्दुल रहमान की इजाज़त से मैं आपसे आगाज़ करूँगा। नज़ीर हुसैन साहब, ज़रा मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फ्राइडे वाली बात की जा रही है, आप तक क्या ज़राए बताते हैं? ट्रंप की स्टेटमेंट, दूसरी जानिब ईरान और पासदाराने इनकलाब का रवैया, आप क्या समझते हैं कि अपकमिंग क्या इस तरीके की कोई आप देखते हैं कि 2-3 दिनों में हो जाए कि इस्लामाबाद टॉक्स फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाए? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये हमारे सबको इल्म है कि ये कोई 45 ईयर पुराना इशू है जी, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का भी हम सबको इल्म है कि इसमें एक इशू इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज़्यादा मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और फिर इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। आपने जिक्र किया इसराइल का, आपने जिक्र किया लेबनान का, उसके साथ आप यमन को भी साथ रखें, हमास को भी रखें। जी बिल्कुल। तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। जी। अब अगर कोई फाइनल सेटलमेंट होनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं इनकी विलिंगनेस उसके ऊपर हो, और इन इतने स्टेक होल्डर्स को एक पॉइंट पे लाना और उन सब के जो इंटरेस्ट हैं उनको महफूज करना, मैं कहूँगा ये एक कोई छोटा काम नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो एक तासुर मिल रहा है कि ईरान के अंदर तोड़ फोड़ है रजीम के अंदर, ये खारिज इम्कान तो नहीं है जी, लेकिन चूंकि वो पिछले 45 साल से एक जंग की हालत में है और वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन जो जितनी हो चुकी है। जी बिल्कुल, वो तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए, बिल्कुल वो चीज नजर भी आई है। उनके सुप्रीम लीडरशिप को एलिमिनेट होने के बाद वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि इसको टाइम लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो जिस तरफ रुझान है हालात का और जिस तरफ रुझान है टॉक्स का, तो ऐसा लगता है कि ये अगर जुमे को नहीं तो बहुत जल्दी कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा और दुनिया जो है एक स्टेबल पीसफुल सिचुएशन की तरफ जरूर मूव करेगी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं नज़ीर हुसैन साहब के आप समझते हैं जुमे को नहीं तो सैटरडे को या संडे को अगर हमें ये देखने को सेकंड राउंड इस्लामाबाद में देखने को मिलता है, वो किस तरीके से फिर यू टर्न लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, फिर ब्लॉकेट खत्म करेंगे? क्योंकि ब्लॉकेट खत्म करने के अलावा तो मेरे ख्याल में ईरान नहीं फिर टेबल पे आने वाला। देखें, दोनों अमेरिका के पास भी कुछ जैसे कहते हैं कि एसेट्स हैं, इस तरह ईरान के पास भी कुछ जंग के एसेट्स हैं। ठीक है। उनके पास हरमुज को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। लिहाजा वो बहुत बड़ा एक इशू है पूरी दुनिया के लिए। और इसी तरह जो ईरान का ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है, वो भी अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा जंग के लिए एसेट है और वो ईरान को सीरियसली हर्ट कर रहा है। कई $100 मिलियन डेली उनका नुकसान हो रहा है रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल में आपस में गिव इन करना होगा दोनों को एट द सेम टाइम। ठीक है, कि वो भी हरमुज को खोले और अमेरिकन भी जो है अपना ब्लॉकेड खत्म करें। मैं आपकी तरफ आता हूं, नज़ीर हुसैन साहब, लेकिन अगर दोनों तरफ की बात की जाए तो गुडविल जेस्टर के तौर पर जिस तरीके से आफ्टर द टूर ऑफ फील्ड मार्शल साहब उन्होंने तो आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि पेंटागन की क्या इस पे हिकमत अमली है जो अभी तक उन्होंने अपनाई हुई है। मियाँ साहब जरा इस पे मुझे ये भी बता दें कि जैसे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नज़ीर हुसैन साहब कह रहे थे, आज की अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं तो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कोई फर्स्ट ऑफिशियली ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ से जो टूल से जो इनकम हो रही थी उनके मरकजी बैंक के अंदर जो है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है पासदाराने इनकलाब के ट्रूप्स ने। तो
ये जो बात है ये तो वाजे है कि अबनाए हुर्मस का जो मामला है उनके लिए नागुज़ीर है कि उन पे कंट्रोल या जिस तरीके से वहां से वो टूल ले रहे हैं इस वॉर के अंदर उसका अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल है। लेकिन जहां हम दूसरे दौर की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर या किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को या पेंटागन को लाया जाएगा या ईरान को लाया जाएगा? देखें ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, बड़ी लॉन्ग ड्राउन वॉर है, इसमें डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। आप अभी कंफ्यूजन की बात करते हैं जी बिल्कुल। बाज़ का जो मंसूबा साज होते हैं वो भी क्लियर नहीं होते। ठीक है। बाज़ का उनके गेस वर्क होते हैं कि कुछ चीज़ों का उन्होंने एस्टिमेशन असेसमेंट की होती है कि हम ये 2-3 स्टेप्स लेंगे और उसका क्राइसिस सिनेरियो भी बनाए जाते हैं जी। लेकिन बाज़ का 5-6-7 क्राइसिस सिनेरियो, मल्टी ऑप्शनल, मल्टी कॉन्टिजेंसी प्लान्स भी प्लान्स के प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखे जाते हैं। इसीलिए जिसको हम कंफ्यूजन कहते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे हमें सुनने वालों को, देखने वालों को कंफ्यूजन लगती है, मंसूबा साजों की ज़हनों में भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन वो होता है कि अपनी कुव्वतों, जैसे मेरे भाई ने, नज़ीर ने भी एसेट्स की बात की, अपने एसेट्स, अपने टूल्स, अपने पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पूरा स्ट्रक्चर, इन सब को मद्देनजर रख के फिर वो मनसूबाबंदी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम यहाँ बैठे तज्जिए कर रहे होते हैं। ट्रंप के माइंड में क्या है, वो एक सुपर पावर माइंडसेट है जी बिल्कुल। उसने अपने सेट्स तोले होते हैं, उनका एक व्यू है, एक वर्ल्ड व्यू भी है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उनका, अब उनकी नजर में हिजबुल्लाह, हमास, हाउसीज एंड सम अदर, ये जितने भी इस तरह की तंजीमें हैं ये इरिटेंट्स ऑफ ग्लोबल पीस हैं। वो समझते हैं कि ये भी उकसाने वाली बात है कि हर वक्त मुसल्ला ग्रुप जो है मलेशिया बैठे हों और कहीं ना कहीं वो छेड़ दे। दूसरा उनका ये भी एक व्यू है, मतलब ये मेरा व्यू नहीं, हम चूंकि तज्जिया कर रहे हैं कि किस तरह व्यूज बनते हैं। अब कौमों के अंदर ये भी है कि हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट है कि फलां मुल्क ने फलां को शिकस्त दे दी, फलां ने फतेह दे दी। जैसे विक्ट्री डिक्लेयर कर देना। अफगानिस्तान की फतेह का इतना जश्न मनाया गया, किसी ने कहा जी शैकल्स तोड़ दी गई, जंजीरें तोड़ दी गई। मैंने एक बहुत बड़े चीनी ओहदेदार को से बात की और उनसे डायरेक्ट बराह रास्त 1-on-1, और मैंने उन्हें कुछ फिगर्स दी कि जी 400-500 अमेरिकन जो हैं वो कॉम्बेटेंट जो हैं अफगानियों ने मारे होंगे 20 सालों में, जबकि हमारे उन्होंने लाख से ऊपर बंदे मार दिए, फौजी भी और दीगर भी सिविलियंस ने हत्ते। और वो कहेंगे नो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, MSS जो ISI है उनकी, उसने कहा कि 1000 फिगर। तो मैंने कहा कि एक्सीलेंसी ये भी बताएं तो 1000 फिगर को फतेह की बात है, ये तो बल्कि शिकस्त की बात है देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं हजारों लाखों लोगों ने फतेह का जश्न मनाया। ये दरअसल ये जो हमारे यहाँ फतेह, शिकस्त, ये जिंगोइज्म, अब क्या समझ रहे हैं आप? ये जिंगोइज्म जो है ये देखिए, ये मैं पॉइंट आ गया भी है। अच्छा, इस पे पॉइंट अपना दे दें कि आपकी क्या, मैं समझता हूं कि दूसरा दौर मुज़ाकरात का, दूसरा दौर के बारे में अभी क्लैरिटी उधर भी नहीं है। ये अपने अपने हथकंडे आजमा रहे हैं। ईरान ने जब अपनाए हुर्मुज को बंद किया और टोल टैक्स की बात की, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, कन्वेंशन ऑफ सी ऑफ लॉ है बकायदा। इस हिसाब से तो जैसे पाकिस्तान का गिला है भारत से कि जी कल भारत गए जी हमारा सारा पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, हम अपर राइपेरियन है, पानी भी रोकेंगे और टोल भी लेंगे पाकिस्तान से। ये तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही है। आप देहाती आप देखें ना, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदारा करते रहे। देहातों में अक्सर झगड़े पानी से भी होते हैं, पानी की गुजरगाह के। तो पानी का जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, भले वो किसी की टेरिटरी तंग जमीन से निकल रहे हों, भले वो 3 किलोमीटर का फासला हो, वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वो वर्ल्ड कम्युनिटी की। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। आपसे समझते दोनों तरफ से क्लैरिटी नहीं है। ब्लॉकेट जो है, ठीक है, वो भी एक टेक्निक है। मैं आता हूं, मैं आपको, लेकिन वो भी अनजस्टिफाइड। ठीक है, अब्दुर्रहमान साहब, सर योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द सेकंड राउंड, आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया लगारी साहब। लगारी साहब, बात यह है कि जब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक ग्राउंड तब्दील नहीं होगी। जब तक वो ईरान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझते रहेंगे, उस वक्त तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ये जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सदर की जिद है, स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो बैटलफील्ड हार चुके हैं, ग्राउंड में उनकी पोजीशन कमजोर है, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन इतनी नहीं है जितनी वो डिमांड्स रख रहे हैं। देखिए, ईरान ने बड़े ओपननेस के साथ, बड़े जिगरे के साथ
आपने हुर्मस को खोला और पाकिस्तान को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी एक बहुत बड़ी फेवर दी, एक स्पेस क्रिएट की पाकिस्तान की साजिश के लिए। मगर यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो वॉर ऑफ हुर्मस है ये वॉर ऑफ परसेप्शन के अंदर तब्दील हो गई है। अब वॉर परसेप्शन का मतलब ये है कि मैं ताकतवर हूं, मैं सुपीरियर हूं और मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ईरान को मजबूर करूंगा कि वो अपने आप को एक शिकस्त खुर्दा मुल्क के तौर पर तस्लीम करे और सरेंडर करे। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटीज है वो मुख्तलिफ है। अगर हम मिस कैलकुलेशंस की बात करें, अमेरिकी सदर की सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन तो इस वॉर का आगाज था। दूसरी मिस कैलकुलेशन उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। और आज जो क्राइसिस हम देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर उनकी डिप्लोमेटिक मिस कैलकुलेशन है कि एक ऐसा टाइम आ गया था जिसमें दोनों फरीकैन एक मुआहिदे के करीब थे, मगर अमेरिकी सदर का माइंडसेट है उसने एक परसेप्शन ये डेवलप करने की कोशिश की कि हम सुपर पावर हैं, हम जंग जीत चुके हैं, हम ताकतवर हैं, ईरान कमजोर है। और यहीं पर एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट है। अगर आप समझते हैं कि जुमे वाले दिन मुज़ाकरात होने हैं तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिका को लेने होने चाहिए। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आपने हुर्मस की नाकाबंदी करें और ईरान से तवक्को करें कि ईरान सिलेंडर कर जाए। अब यहां पर एक बात हमें और समझनी है कि एक परसेप्शन ये डेवलप की जा रही है कि शायद ईरान के अंदर तकसीम है, ईरान में फैसला साजी का फुकदान है। मगर हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जंग से पहले ईरान तकसीम था, मगर इस 40 दिन की जंग ने ईरान को एक कौम बना दिया, एक इत्तेफाक राय पूरी कौम के अंदर मौजूद है। और अगर कहीं इंतजार है, अगर कहीं तकसीम है तो वो अमेरिका की सफों में है। आज आप अमेरिकी फौज की हालत देख लें कि अमेरिकी बहरिया का सरबराह अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा है। टाइमिंग देखिए कि आपने हुर्मस पे जंग लड़ रहे हैं, नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और आपकी नेवी का सरबराह अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा है। और ये पहला बिल्कुल नहीं है, पहले चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा आया, 1 दर्जन से जायद सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स अमेरिकन फोर्सेस के वो रिजाइन कर चुके हैं या उन्हें हटाया जा चुका है ड्यूरिंग वॉर। और जंग के बारे में कहा जाता है कि कभी भी जंग के दौरान अपने सिपाही सलार को हटाया नहीं जाता, तब्दील पॉइंट आ गया जाता। अब्दुर्रहमान साहब पॉइंट आ गया सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। पता लगता है कि अमेरिका डिवाइडेड है, अमेरिका डिवाइडेड है, पॉइंट आ गया आपका। नजीर हुसैन साहब, जैसे अब्दुर्रहमान भाई भी कह रहे हैं कि अमेरिका डिवाइडेड है और ये चीज़ मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान या मैं नहीं कह रहा, ये बैनुल अक़वामी जरीदे इसकी इंडोर्समेंट कर रहे हैं कि पेंटागन और ख़ास तौर पे वाइट हाउस के अंदर जो है वो हमें अब कुछ डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है। जहां हम उनके ट्रंप के स्टांस और ट्रंप के बयानात ख़ास तौर पर हम देखें टूवर्ड्स दिस वॉर, या कि हम यूरोपियन यूनियन के अपने जो अलाइज हैं उनके नेटो के हवाले से, यूरोपियन यूनियन के हवाले से देखें, तो उस पर जो इस वक्त जितने भी वहाँ पर रिसर्च या जितने भी वहाँ पर जो बैनुल अक़वामी जरीदे काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसमें माजी को लेकर आज तक अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाए तो सबसे वल्नरेबल और सबसे वीक पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप की एज ए प्रेसिडेंट देखी जा रही है। और अपकमिंग चाइना का टूर भी है, चाइना के उधर भी उन्होंने जाना है और उसके साथ साथ मिड टर्म के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जहां हम ये सपोज करें कि लेट्स सपोज कि दूसरा दौर हो जाता है जहां फ्राइडे या सैटरडे या संडे की हम बात कर लें, क्योंकि इस्लामाबाद तो हाई अलर्ट पे है, तो इस हवाले से वो पूरे इंतजाम हम करके बैठे हैं। तो मेरा सवाल मौजूदा सा सिंपल सा ये है कि जब हम पॉइंट्स पे आएंगे न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से, बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज के हवाले से, आबनाए हुर्मस के हवाले से, रिजीम चेंज के हवाले से, तमाम जो उनके नुकात हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि पेंटागन या ट्रंप दिखाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी के फिर हम ताकि नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाएं?
जी, थोड़ा सा अनपैक कर लेते हैं। जी जी। आपने कहा कि पेंटागन और व्हाइट हाउस में डिवीजन है। जी। एक हर जंग के बेसिकली पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जी बिल्कुल। जंग वैसे भी एक एक्सटेंशन है पॉलिटिकल एक्टिविटी की। तो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, शायद वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पेंटागन जंग के थ्रू अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए पेंटागन ने शुरू से डे वन से ये कहा हुआ था कि ये जंग शुरू ना की जाए, चूंकि ये विनेबल नहीं होगी। इसलिए आपने खुद कहा कि कोई 1 डजन के करीब उनके जनरल जो थे वो रिटायर कर दिए गए या हो गए। एक तो ये बड़ा फैक्टर है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और हैं और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। एक चीज। दूसरी बात, जो बात हम ये कह रहे हैं कि उनका जो नेटो का काम था, अब नेटो का पीछे हटना, यूरोप का सपोर्ट ना करना, ग्लोबल कम्युनिटी का मोर और लेस ईरान की तरफ झुकाव होना और इस जंग को एक गैर कानूनी जंग कहना बहुत बड़ा एक इशू है अमेरिका के लिए और उसके जनरल्स के लिए। तीसरी बात, जो हार्मोज को बंद किया गया है, मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आखिर में आता हूं, जो हार्मोज को बंद किया गया है वो इलीगल है। इसी तरह ईरान के जो ब्लॉकेड है वो भी इलीगल है। दोनों लॉ ऑफ हाई सीज, जो लॉ ऑफ हाई सीज है वो बिल्कुल मना करता है कि कोई भी लिटोरल स्टेट जो मना जिनके पास से समुद्र गुजरता हो, उनको कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करें। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब जो बात है कि अल्टीमेटली जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकेगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ईरान का सॉवरेन राइट है कि अपने मुल्क के अंदर नहीं, आप कह रहे हैं इस पर नहीं होगा, लेकिन उसमें तो जेनेवा के अंदर या इससे पहले जो भी नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें तो ये चीज कही गई थी कि वो मान गए थे। देखें, ये इशू अमेरिका का नहीं है, ये इशू ईरान का नहीं है, ये इशू इजराइल का है। ये इजराइल को पिछले 40 सालों से इसके ऊपर वो जिद है कि ईरान जीरो इन्वेस्टमेंट करे। उनका कहना नहीं है, उनका ये खौफ है और उसके खौफ के पीछे उनका अपना एक्सपेंशनिस्ट प्लान है। वो चूंकि अपने बाउंड्री से बाहर निकलना चाहेंगे, जो वो निकल रहे हैं इंच बाय इंच। उन्होंने फलस्तीन को, मैं कहूँगा, सवालों कर चुके हैं वो। अब वो बाहर निकलना चाहेंगे और ये हम सबको इल्म है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है ये अल्टीमेट इक्वलाइजर है। उनको पता है कि अगर किसी मुल्क के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन है, आप ले लें नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया एक किस्म का वो कंट्री है जिसको कोई जिसका मुंह नहीं लगाता, लेकिन कोई उस पर हमला करने को तैयार नहीं है। इसी तरह और कंट्री में, मैं बाकियों के नाम नहीं लेना चाह रहा, बात यह है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अल्टीमेट डिटरेंस है, अल्टीमेट इक्वलाइजर भी है। ये इजराइल की डिमांड है और अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इजराइल के इन्फ्लुएंस में है और ये सारा मामला इस वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, पॉइंट आ गया। लेकिन इसको जैसे आपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से आपने बात की, ज़रा मैं थोड़ा सा नाजरीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि 2015 के अंदर भी JCPO का जो हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से फिर ब्रीच किया 3.67 और उसमें तो जो है हम जर्मनी की भी बात करें, रशिया, चाइना, फ्रांस, सारे उसके पार्टीज थे। लेकिन अब ये सवाल ये बनता है कि उसको ब्रीच करने के बाद उसका ये दिखाना खास तौर पे ईरान को कि हम आपके सैंक्शंस खत्म कर देंगे। मियां सब सवाल अब ये बनता है कि जहां न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से हम बात करते हैं और यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से, और 60% तक उनका ये पहुंच चुका है सारा मामला। आपने भी देखा होगा जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, जो एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो द इकोनॉमिस्ट पे जो उनका इंटरव्यू था रिसेंटली चला है, उनमें तो पता है बड़ी एक अलार्मिंग बात उन्होंने की है कि अगरचा ये चीज नेगोशिएशंस में आ जाए कि ईरान को वहां पर मतलब जो है वो कंसेंसस बिल्ड कर लिया जाए कि वो ट्रांसफर कर देगा या जो भी कर देगा, लेकिन वो ब्रेन, वो माइंड जो ये काम कर रहा है उसको तो नहीं खत्म किया जा सकता। ये आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद करा दी। ये चूंकि उसकी थोड़ी सी रेलेवेंस है, आगे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी।
जनरल मुशर्रफ जब इक़्तिदार में थे तो आर्मी हाउस एज ए प्रेसिडेंट हाउस यूज होता था ना, वहाँ उन्होंने हमें कोई एडिटर्स को बुलाया था, कोई 8-10 हम लाहौर से, कुछ कराची से, और उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी था जी। तो वहाँ पे हमें नहीं था अंदाजा कि क्या एजेंडा है। बहरहाल वहाँ पे डॉक्टर कदीर की बात हुई जी। तो डॉक्टर कदीर की बात हुई कि जी ये हुआ वो हुआ, बड़ी एक्सप्लेनेशन, हर चीज की जस्टिफिकेशन होती है जब आप कोई एक्शन लेते हैं। ये नहीं मैं कहता कि जस्टिफाइड होते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन देते हैं हुक्मरान या डिसीजन मेकर्स। तो हमने उन्हें सवाल किया कि जी आप इतनी आसानी से कह देते हैं कि जी नॉर्थ कोरिया या ईरान या जो भी वो नाम ले रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको डॉक्टर कदीर ने ये ट्रांसफर कर दी, सेंट्रीफ्यूज का डिजाइनिंग और फलाना कर दिया। तो हाउ इज इट सो, इज इट इजी टू डू? तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मैं इस पे कोई बहस नहीं करना चाहता अपने दोस्तों से या किसी से। मैं कह रहा हूँ कि क्या सोच पाई जाती थी, जैसे आपने सवाल किया वो आपकी बात से टैली कर दिया। उन्होंने कहा जी वो उस पर तो बड़े प्रोग्राम्स भी हुए, मैं माजी में नहीं जाना चाहता नॉर्थ कोरिया और वो तमाम उस प्रॉब्लम पे। अगर हाँ इस पे बताएं जो बात तो कर लो ना, जो आपने बात की वो तो बात मेरी रह गई ना। उन्होंने कहा जी ये कौन सा इतना मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब ने जेब से कागज निकाला, ऊपर डिजाइन ड्रॉ करके दे दिया। आगे साइंटिस्ट जो है वहां बैठे, उनको तो एक क्यू चाहिए होता, उस क्यू के ऊपर वो आगे प्लान। अब ये बात सही है, इस तरीके से कोई सिंपल फिनोमेना नहीं है ये मियां साहब। यही मैं बात है कि बात ये है उस पर भी ईरान के पीछे एक पूरी ईरान में टाइम लगा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं। बिल्कुल। IAEA। अब मुझे इसमें ये बताएं कि अगर आप ये देखें कि ईरान अगर जो यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम को ट्रांसफर करने के हवाले से मान जाता है, तो क्या समझते हैं मुस्तकबिल में क्या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा सिनेरियो? नहीं, ये तो बात रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IAEA कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। वैसे जो वो कह रहे हैं कि ये अगर उन्होंने ये खत्म भी कर दिया तो ये फिर जन्म ले सकती है ये चीज। लेकिन थोड़ी बहुत सीक्रेसी तो हर मुल्क की अपनी अंदर होती है, अपनी सिक्योरिटी होती है। कई बहुत सी सूरत हाल जितनी मर्जी सैटेलाइट से मॉनिटरिंग या इमेजिंग की जाए, उसके बावजूद मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान ने भी तो हर एटम बनाया, पाकिस्तान को 50 साल से बनाता ही रहा। कभी उसमें मिसाइल प्रोग्राम होता था, कभी मिसाइल की बेहतरी का प्रोग्राम होता था, कभी उसमें हमने फिर एक्सप्लोड भी कर दिए डिवाइसेस, हमने वो टेस्ट भी कर लिए। तो स्टेल्थ का आंसर तो हर वक्त ही होता है। ठीक है, वही बात अभी नजीर साहब ने कही ना कि खौफ का आंसर जो है, वहां उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का खौफ है ईरान से, इसराइल को। इसलिए वो समझता है कि अगर ईरान दुनिया की सबसे बड़ी कस्में भी खा ले तो ईरान दोबारा एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। अब ईरान को एक मिनट के लिए एक तरफ रख दें, वैसे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? यूनाइटेड नेशन की शक्ल में है, एक वर्ल्ड कॉन्शियंस है या कुछ है। इस वक्त जितने बम्स बन चुके हैं, वो कहते हैं अगर इनमें से आधे से आधे भी चल जाएं तो 50 टाइम्स बीच में तो गवर्नमेंट जो तबाह हो चुकी हो। बीच में तो ये बात भी आई ना कि ट्रंप ने वो जो न्यूक्लियर एप्स बन जाएगा, उसके कहने का मकसद कोड्स मांगे हैं जी, कोड्स मांगे हैं सर। जिन लोगों ने भी बना लिए, गलती से बना लिए, बदमाशी से बना लिए, स्टेल्थ से बना लिए, अब अगर दुनिया थोड़ी रुकी हुई है तो न्यूक्लियराइजेशन मस्ट स्टॉप। न्यूक्लियराइजेशन ईरान करे, भगवान करे, मतलब चोलस्तान करे, जो भी करे। ठीक है। अच्छा, मैं इस हवाले से ना अब्दुर्रहमान साहब से थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। मैं जो पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा हूं ना, मैं अब्दुर्रहमान साहब के सामने करता हूं, मैं जरा पढ़ देता हूं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मैरेनियो ने ये कहा है कि द इकोनॉमिस्ट से बात करते हुए ये चीज कही, आप लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय द मिलिट्री मींस, वार्निंग अगेंस्ट द इल्यूजन ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीमेंट विदाउट रिगोरस मॉनिटरिंग। Grossi maintains that while Iran holds significant high enriched uranium 60%, there is no evidence of the current systematic or imminent weaponization sprint. अच्छा, ये तो मैंने कुछ चीजें पढ़ दी हैं। एक बहुत बड़ा तफसील उनकी एक इंटरव्यू था जहां हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की बात करते हैं यूरेनियम के हवाले से या न्यूक्लियर पावर्स या पोटेंशियल न्यूक्लियर जो भी कंट्रीज हैं। तो अब्दुर्रहमान साहब, सवाल ये बनता है कि जहां वो ये कह रहे हैं कि ईरान को रोकना मुमकिन नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि उनकी टेबल पे आपके बैठ के उनको आप रोक लेंगे? मेरा तो ये सवाल है। देखिए लगारी साहब, पहले तो एक बात को समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, बैलेंस ऑफ पावर। ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाय चॉइस नहीं है, एक मजबूरी बन चुकी है, और इस मजबूरी को भी अब हमें तस्लीम करना चाहिए। यानी इस वक्त ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है।
अगर ईरान अपने डिफेंस को तरजीह ना देता, आज देखिए ईरान ने जो मिरेकल किया है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बेस पर की है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर उसने इसराइल को और अमेरिका को नॉकआउट कर दिया। मगर प्रॉब्लम ये है कि सारे तकाजे, सारे असूल, सारे कवानीन क्या सिर्फ ईरान के लिए? क्या आपने इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिए? आप इसराइल को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये हिपोक्रेसी से अब हमें निकलना चाहिए कि किसका न्यूक्लियर प्रोग्राम वो आलमी अमन के लिए जरूरी है और किसका दुनिया के अमन के लिए मुखालिफ सिमत के अंदर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मसला ये है कि ये नहीं हो सकता कि इसराइल के लिए आपकी यॉर्डस्टिक मुख्तलिफ हो और ईरान के लिए आपका पैमाना मुख्तलिफ हो। अगर आप इसराइल के वजूद के खतरे के लिए ईरान को खतरा समझते हैं तो इसी तरीके से आप ईरान के पर्सपेक्टिव से इसराइल को उसके वजूद के लिए खतरा क्यों तस्वुर नहीं करते? यानी अगर इसराइल की सिक्योरिटी के लिए दुनिया के अमन को दांव पर लगाया जा सकता है तो फिर ईरान को अपने दिफा का हक क्यों नहीं है? अब आप ये देखिए कि ईरान ने कितनी मर्तबा कोशिश की कि वो अपने आप को एक पीसफुल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनाए। ईरान ने एग्रीमेंट किया ओबामा के दौर में, 19 माह तक डायलॉग का प्रोसेस चला, 5 P5 ममालिक वो उसके गारंटर बने। ये मुआहिदा किसने खत्म किया? ये जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहिदे को खत्म किया। यानी आप खुद एग्रीमेंट करके अपने वादे, अपने मुआहिदे का बरकरार नहीं रख सकते तो फिर आप ईरान को कैसे इल्जाम देंगे? और फिर उसके बाद हर चौथे दिन आप उठेंगे, पहले आप कहते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के अमन के लिए खतरा है, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ईरानी रजीम ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है, हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जो आपने हुर्मस का कंट्रोल है ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है, इसलिए हम ईरान को मिटाने के लिए जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सब बहाने हैं। आप ईरान को तकसीम करना चाहते हैं, ईरान को तोड़ना चाहते हैं, ईरान को आप इराक बनाना चाहते हैं, लीबिया बनाना चाहते हैं, शाम बनाना चाहते हैं। आप ईरान के ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर आप कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है जी। आप ये बहाने बनाना, न्यूक्लियर के पीछे छुप जाना, रजीम के पीछे छुप जाना, ये सब टोपी ड्रामा है। असल बात है नीयत की, इंटेंशन की। मेरा ये ख्याल है कि ईरान के अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हमें अब अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। और जो ईरानी सदर की अभी एक रिसेंट, ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। कौन होते हैं जी, सॉरी, पॉइंट आ गया। मैं छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद मजीद इस पे गुफ्तगू करेंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हम बैनुल अक़वामी फ्रंट पे तमाम मामलात को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर पाकिस्तान की जिस तरीके से डिप्लोमेसी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिस तरीके से पजीराई हो रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जिसको कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके के उनके कारनामे हैं उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ आज हम डिस्कस करेंगे। मियाँ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो KPK के अंदर जिस तरीके का सिनेरियो बनाया गया है कि जो असम्बली स्टेडियम के अंदर लगा दी गई और अब उस पर भी तनकीद हो रही है, आप क्या समझते हैं कि वो जो बानी PTI रिहाई फोर्स की बात थी या सुहेल अफरीदी साहब का लाना और ये करना कि PTI के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस होगी, आप क्या समझ रहे हैं? करंट पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से जा रहा है पाकिस्तान? ये पॉलिटिकल गिमिक्रीज हैं, इसमें लोगों की भी अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश है और साथ साथ अपने जो बॉस हैं, अपने सुप्रीमो जो माचो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका वन मैन शो है जी। यानी पार्टी वो शख्सी पार्टी है ना। दूसरी पार्टियां तो मरूसी हैं, वो भी बहुत बुरी हैं। जो शख्सी है वो तो मरूसी से भी बुरी होती है। कि जिसमें टॉप जितनी लीडर्स हैं, इतने इतने मुंजे हुए साहब वुज़रा और वुज़रा पता नहीं क्या क्या रहे हैं वो वुज़रा आला, और वो कहते हैं खां कहेंगे जी बैठ जा, लेट गई लेट जा, खड़ा हो जा। यानी कि इस लेवल का मोहब्बत या फॉलोइंग है। मैं तो अभी एक टीवी प्रोग्राम में था, मैंने
कहा वहाँ 2 पीटीआई के और एक नून लीग के आपस में झड़प पड़े लोग, तो मैंने दोनों को कहा यार खुदा के वास्ते आप अपने लीडर की बुत परस्ती छोड़ दो, आप अपने की और दूसरे की बुत शिकनी छोड़ दो। तो ये हमने इंतहाओं में जो रहना शुरू कर दिया ना, तो इस पार्टी के से ज्यादा गिला लोगों को यही ज्यादा है, जो जाहिर उनके फॉलोअर्स को तो नहीं होगा, वो यही है कि खुद को पारसा और दूसरों को हकीर या खुद को बढ़तर और दूसरों को छोटा समझना या बुरा समझना, वो एक एटीट्यूड जो है वो मेरा ख्याल है उसने मुआशरे के अंदर एक कदर की सी सूरत इसमें मैं नज़ीर हुसैन साहब से ये सवाल करता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमतों को मेरे ख्याल में अब ताउन की ज़रूरत है वफाक के साथ या कि हमारे इदारों के साथ। जिस तरीके से आप रवैया देखें नज़ीर हुसैन साहब, सोहेल अफरीदी साहब का देखें, या जिस तरीके से हम पंजाब की गवर्नमेंट को देखें तो द मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसमें हम रेलेवेंस ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, या जिस तरीके से स्कैंडल्स, बहुत सारे स्कैंडल्स की तो नहीं बात करूंगा, मुबैना तौर पर अगर मैं कहूं तो जो जहाज वाली बात करते हैं, या दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की हम जिस तरीके से बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं करंट सिनेरियो के अंदर जहां हम बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया के अंदर हम पजीराई हासिल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई और हमारी जो भी अपोजिशन के अंदर जो भी पार्टीज हैं, दूसरी बात करें अचकज़ई साहब की बात करें, तो आप क्या समझते हैं इस तमाम सिनेरियो के अंदर किस तरीके से हमें मामले को समझ के जो जिस सीज फायर की हम बात करते थे कि इंटरनल सीज फायर होना चाहिए, वो कैसे मुमकिन होगा? देखें, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो सूबों का जो स्टेटस है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसमें मैकेनिज्म भी दिया हुआ है कि सूबों को अगर किस चीज़ की शिकायत होगी या सूबों को ज़रूरत होगी तो किस तरह वो पूरी की जाएगी या वो शिकायत किस तरह एड्रेस होगी। ये तो इसमें तो कोई ना इबाहम है और ना ही कोई शक है किसी को, और बाकी सारे सूबे जो हैं वो आराम से वफाक के साथ कोऑपरेशन में है, चूँकि जैसे आपने कहा पाकिस्तान को एक वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना प्रोफाइल बढ़ाने की। अब जहां तक आपने एक खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया पीटीआई का, ये क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैकमेलिंग है। उनको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा मामले में इन्वॉल्व है और ग्लोबल लेवल पे एक इशू है और स्टेक्स बहुत हाई हैं फेडरल गवर्नमेंट के। इस सेंस में नहीं नज़ीर हुसैन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जिस ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किफ़ायत शारी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप नहीं समझते कि जहां एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, अगर वो उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो किसी को टेक्निक को अपनाते हुए अपनी सुनवाई करवाना चाह रही है, तो वो ब्लैकमेलिंग होगी? बिल्कुल ये ब्लैकमेलिंग होगी, क्योंकि ये इशू लोकल नहीं है, ये इशू पाकिस्तान का अंदरूनी नहीं है, ये जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जो डायलॉग जा रहा है, ये जो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, इस मौके के ऊपर आप ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक होते हैं, लेकिन ये प्रेशर से बहुत आगे है। अगर चूंकि आपका टाइम भी लिमिटेड है, लेकिन ये टॉपिक भी सेंसिटिव है, मैं इस ओपिनियन का हूँ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एक सिचुएशन में है और एक हालात इस किस्म के हैं, उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई बन पाएगा उनका और लिहाजा वो इससे बाहर निकलेंगे। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बाय द वे, गवर्नमेंट्स के पास बहुत से टूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पावर्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पिछले चंद महीनों पहले यही इनकी हरकत, यही इनका जो सकनात थी वो टीटीपी के बारे में थी बाय द वे। अब टीटीपी का मामला चूंकि कुछ हल हुआ है या वो बैक बर्नर पे चला गया है, तो आप इस दूसरे इशू को सामने रख के ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, पॉइंट आ गया। अब्दुर्रहमान साहब जरा मैं अब तजिया जरा अब्दुर्रहमान साहब का सुनिएगा, फिर डिटेल से आपको बताएंगे। मुझे ये बताया अब्दुर्रहमान साहब, किफायत शारी की बात करते हैं, सब्सिडीज केपी के गवर्नमेंट दे रही थी, दूसरी जानिब इस वक्त जो बहरान है ख़ास तौर पे खाम तेल के हवाले से और वो पूरी दुनिया उस चीज़ को सफ़र कर रही है, तो क्या ही ज़रूरी था कि थोड़ा सब्र कर लेते, स्टेडियम के अंदर इखराजात कर लिए जी, और इससे पहले भी कई बुलंदो बाला दावे किए गए जो मेरे ख्याल में कंप्लीशन की तरफ सोहेल अफरीदी साहब ने कोई गए नहीं है। अलीमा खानम के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकला टीम के हवाले से आज फिर एक खबर आपने सुनी होगी कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये बताया है कि ज़राए ने ये बताया कि नाअहल टीम है जी, वो खान साहब के साथ खड़ी नहीं हो रही। क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि
इस इजलास को ब्लैकमेलिंग कहना ये जमहूरियत की मेरा ख्याल है कि एक नफी है। जमहूरियत में एहतजाज करना सिंबॉलिक वैल्यू रखता है। और मैं इसके एग्जांपल देना चाहता हूं। जब चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, तो वो मीनार पाकिस्तान के नीचे चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस लगा करता था और वो पंखा लेकर वो झूला करते थे और विफाक के खिलाफ वो बहुत कुछ बातें किया करते थे। तो ये हमारी तारीख है। पहले तो हम अपनी तारीख से सीख लें कि हम माजी के अंदर क्या करते रहे और फिर दूसरे की तरफ हम उंगलियां उठाएं। जी सॉरी, तारीख से कुछ हटके होने लगा है बैनुल अक़वामी सतह पर, तो उसको नहीं होने देना चाहिए। अब आइए तारीख से हटके। पहली बात तो यह है कि ये जो इजलास था ये खालिसतन लोकल पॉलिटिक्स के इश्यूज के ऊपर था। तहरीके इंसाफ ने बतौर जमात वेलकम किया इस पूरे मुज़ाकराती प्रोसेस को, हुकूमत के इस इनिशिएटिव को। फील्ड मार्शल साहब को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान का जो रोल है उसको सपोर्ट किया। इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव कमेंट्री तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल या पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसने नहीं की। बाकी रहेगी बात इश्यूज की। तो बात यह है कि अमेरिका जो ये जंग लड़ रहा है वहां पर नो किंग्स के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें 70 लाख लोग निकलते हैं। वहां कोई नहीं कहता कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। वहां पर कांग्रेस में वैसे हमारा इस चीज से इख्तलाफ नहीं है। मेरा जाती तौर पर हम इस चीज से अब्दुर्रहमान साहब जाती तौर पर, एक मिनट मुझे सिर्फ दे दें, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें। हम यहाँ बैठकर कहते हैं कि जनाब ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, लेकिन हम इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट निकलते हैं इस जंग के दौरान, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम इख्तलाफी आवाज को जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। लेकिन जब ये चीजें पाकिस्तान के अंदर होती हैं तो ये ब्लैकमेलिंग बन जाती हैं। सर, हमें भी अपने पैमानों को थोड़ा सा इतना छुई आपका पॉइंट आ गया। अब हमारी थोड़ी सी वक्त की किल्लत वक्त की किल्लत को मलूज़े खातिर रखते हुए अब्दुर्रहमान साहब, इसी आइन ने, जिस आइन की आप बात कर रहे हैं या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, वही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आपको कहते हैं कि ऐवान के अंदर बैठ के अपना मुकदमा पेश करें। आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो मेरा ये नहीं है कि आप एक स्टेडियम के अंदर जाके एक इजलास कर दिया है। सवाल ये बनता है अब्दुर्रहमान साहब कि जहां इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है और दूसरी जानिब किफायत शारी हो रही है, सब्सिडी कैपिटल की भी दे रही है, उसमें अखराजात इतने नहीं होने चाहिए थे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर दिया जाता। देखिए अखराजात की, देखिए दो नुक्ता नजर है ना, दो लाइन में हमारे यहाँ लग्जूरियस लाइफस्टाइल हमारे यहाँ अक्सर रहा है, तो डिस्कशन में आती है, उस पे बहस होती है, वो लाइमलाइट में आते हैं इश्यूज। आप इश्यूज के ऊपर बात कीजिए, उनकी बात सुनिए। वो एनएफसी अवार्ड में अपने पैसे मांग रहे हैं अपने सूबे के, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? अगर उनका मैंडेट एंटी वॉर है, अगर उनका मैंडेट डायलॉग करना है, तो भाई लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाना है ना। वो क्यों आपकी बात को फॉलो करेंगे? पॉइंट आ गया आपका सर, पॉइंट आ गया मियां साहब। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप दे दें। इखराजात की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ वाकई ये इखराजात का ज़िया इतना है पैसे का। आप अभी जहाज की बात कर रहे हैं ना, मैं जब परवेज लाई चीफ मिनिस्टर थे और भी चीफ मिनिस्टर के साथ मैं ट्रैवल करता रहा हूँ एज एन एडिटर और ऑब्जर्वर के तौर पे, तो सब इसी तरह के लग्जूरियस जहाज़ों में, अब वो चूंकि जहाज़ों के मॉडल्स बदलते रहते हैं, तो ये हम खुद उनको ऑब्जर्व किया है कि ये उसमें पीटीआई वाले हों, उसमें फलां साहब हों, सारी जहाजों पे भी खर्चे करते रहे। अच्छा, ये भी हमारा है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बन चुकी है। ये हमारे सियासतदानों की डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बन चुकी है कि वक्त के साथ साथ जहाज भी तब्दील होने हैं, ऐवान भी तब्दील होने हैं, कुर्सियां भी तब्दील होनी है। ठीक है, नजीर हुसैन साहब, अगर आप कंक्लूडिंग कुछ रिमार्क्स देना चाहें, फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ। सर जी, मैं तो ये कहूँगा कि
ये जो देखें एसेंस क्या है, ये तो शेप है ना, 1 kg बहाना किया आपने। आप हालात देखें मुल्क के अंदर कहाँ पर आप खड़े हैं, आपका लार्जर इंटरेस्ट क्या है, आपका कौमी इंटरेस्ट क्या है, और आप किस तारीख के बोर्ड के ऊपर खड़े हैं, आप कोऑपरेट करें। बाकी जो इश्यूज हैं उनको बहुत फंडिंग मिलती है। अगर सिर्फ एक चीज आप ले लें टीटीपी के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में 527 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है केपीके को कि वो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर काम करे। एक रत्ती भर काम हुआ है, आप बता दें। हम बहस में नहीं जाना चाह रहे, उधर प्लीज ना जाएं। सिंपल सी बात है, इस वक्त अकल को नाखल लें, कौम के साथ खड़े हों, उसका हिस्सा बने, ताकि आप उभरें और सबको फायदा होगा उसका। मैं तो यही पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट प्रोग्राम में ये आपका सवाल भी रखेंगे अब्दुर्रहमान साहब के सामने। थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।